हेलो एवरीवन, यदि आप भी बीपीएससी टीआरई 4 की तैयारी कर रहे हैं तो पिछले प्रश्न पत्रों का विश्लेषण आपकी तैयारी का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा होना चाहिए। आज हम चर्चा करेंगे बीपीएससी टीआरई 3 के हिस्ट्री पेपर की और शुरुआत करेंगे टीआरई 4 के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से। हम समझेंगे कि प्रश्नों का स्तर क्या था, किन विषयों से अधिक प्रश्न पूछे गए, एंशिएंट, मेडिवल और मॉडर्न हिस्ट्री का संतुलन कैसा रहा और टीआरई 4 में किन टॉपिक्स पर विशेष ध्यान देना चाहिए। यह केवल पेपर एनालिसिस नहीं है बल्कि एक स्पष्ट तैयारी दिशा है ताकि आपकी मेहनत सही दिशा में लगे। आइए शुरुआत करते हैं पहले महत्वपूर्ण प्रश्न से। ये 11th और 12th का पेपर है। आप जानते हैं कि जो बीपीएससी टीआरई का पेपर होता है वो 3 भागों में होता है। पार्ट फर्स्ट जो आपका होता है वो लैंग्वेज सेक्शन का होता है और पार्ट सेकंड जो होता है वो कॉमन पेपर होता है जीएस का, जिसको हमने ऑलरेडी अपने चैनल पर डिस्कस किया है डीप एनालिसिस के साथ। आप चाहें तो देख लें। और पार्ट थर्ड आपके मेन सब्जेक्ट का होता है। तो चूंकि आज हम हिस्ट्री के पेपर को डिस्कस कर रहे हैं, 11-12 का ये पेपर है। साथ ही अगर आप अन्य भी क्लासेस की तैयारी कर रहे हैं तो आपको ये पेपर देखना चाहिए क्योंकि ये आपसे जीके जीएस में पूछा जा सकता है। तो आइए पहले प्रश्न पर चर्चा करते हैं। देखिए, पहला प्रश्न दिया गया है कि भारतीय उपमहाद्वीप में प्राचीनतम अभी तक विद्यमान पाठ्य पुस्तक हैं। भारतीय उपमहाद्वीप में प्राचीनतम अभी तक विद्यमान पाठ्य पुस्तक हैं पुराण, वेद, श्रुतियाँ। उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो देखिए, सही विकल्प आपका होगा वेद। भारतीय उपमहाद्वीप के संदर्भ में ऋग्वेद को विश्व और भारत का प्राचीनतम जीवित ग्रंथ टेक्स्ट माना जाता है। यहाँ पर अगर हम विकल्पों का विश्लेषण करें तो देखेंगे आप कि वेद जो है वो आपका सही आंसर होगा। वेद की अगर हम थोड़ी और विस्तृत चर्चा करें तो विशेष रूप से अगर हम ऋग्वेद की बात करें, जिसकी रचना लगभग 1500 से 1000 ईसा पूर्व मानी जाती है, यह सबसे पुराने विद्यमान धार्मिक और साहित्यिक ग्रंथ हैं। ठीक है, इसलिए आपका सही आंसर वेद है। श्रुतियाँ जो हैं, श्रुति का अर्थ है सुना हुआ। वेद स्वयं श्रुति साहित्य का हिस्सा है। हालांकि जब पाठ्यपुस्तक या विशिष्ट ग्रंथों की बात आती है तो वेद सबसे सटीक वर्गीकरण है। पुराण की अगर हम बात करें तो इनकी रचना वेदों के बहुत बाद लगभग 3री से 10वीं शताब्दी ईस्वी के बीच हुई है। ठीक है, पुराण जो है इनकी रचना वेदों के बहुत बाद लगभग 3री से 10वीं शताब्दी ईस्वी के बीच हुई है, इसलिए ये आपका आंसर नहीं होगा। श्रुतियाँ भी आपका आंसर नहीं होगा। सही आपका आंसर होगा वेद। नेक्स्ट प्रश्न है कि भारत की कई महत्वपूर्ण नदियां जैसे सिंधु, गंगा और अन्य कई निकलती हैं अरावली पर्वत से, शिवालिक पर्वत से, हिमालय से। उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। भारत की कई महत्वपूर्ण नदियां जैसे सिंधु और गंगा निकलती हैं कहाँ से? हिमालय से। सिंधु, गंगा और ब्रह्मपुत्र जैसी भारत की प्रमुख 12मासी नदियाँ यानी कि जो हमेशा बहती हैं हिमालय पर्वतमाला से निकलती है। गंगा का उद्गम गंगोत्री हिमनद से होता है, जबकि सिंधु मानसरोवर झील के पास से निकलती है। अरावली पर्वत आंसर आपका नहीं होगा। यहाँ से मुख्य रूप से बनास, साहिबी और लूनी जैसी नदियाँ निकलती हैं। सिंधु या गंगा नहीं निकलती हैं। शिवालिक पर्वत की अगर हम बात करें तो ये भी आपका आंसर नहीं होगा। यह हिमालय की सबसे बाहरी श्रेणी है। हालांकि यहाँ से कई छोटी नदियाँ निकलती हैं, लेकिन सिंधु और गंगा जैसी बड़ी नदियों का मुख्य उद्गम स्रोत उच्च हिमालय के हिमनद हैं, इसलिए सही विकल्प आपका हिमालय होगा। आगे हम बढ़ें तो अगला प्रश्न है कि अपने घर बनाने के लिए सिंधु घाटी के लोग प्रयोग करते थे बलुआ पत्थर, लकड़ी, पकी हुई और दग्ध ईंटें। उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। अपने घर बनाने के लिए सिंधु घाटी के लोग प्रयोग करते थे पकी हुई और दग्ध ईंटें। देखिए, सिंधु घाटी सभ्यता अपनी उन्नत शहरी योजना के लिए जानी जाती है, जहां घरों के निर्माण में मुख्य रूप से पक्की हुई ईंटों का उपयोग किया जाता था, इसलिए सही विकल्प आपका सी है। बलुआ पत्थर, हालांकि कुछ स्थलों पर पत्थर का प्रयोग मिलता है जैसे धौलावीरा की अगर हम बात करें, लेकिन घर बनाने की प्राथमिक सामग्री ईंटें थीं, बलुआ पत्थर नहीं थे। लकड़ी का उपयोग छत, चौखटों और दरवाजों के लिए किया जाता था, लेकिन मुख्य ढांचा ईंटों का ही होता था, इसलिए लकड़ी भी आपका आंसर नहीं होगा। आगे हम बात करें तो अगला प्रश्न दिया गया है कि हड़प्पा संस्कृति के विनाश के कारण थे भारी बाढ़, महामारी, विदेशी लोगों के आक्रमण। उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो देखिए,
हड़प्पा संस्कृति के विनाश के कारण आपसे पूछा गया है, तो यहाँ पर सही विकल्प होगा उपर्युक्त में से एक से अधिक। इतिहासकारों के अनुसार हड़प्पा सभ्यता के पतन के कई कारण जिम्मेदार थे, जिनमें भारी बाढ़, विदेशी आक्रमण जैसे आर्य आक्रमण का सिद्धांत, जलवायु परिवर्तन और महामारी आदि प्रमुख माने जाते हैं। इसलिए आपका सही विकल्प उपर्युक्त में से एक से अधिक होगा। अगला प्रश्न है कि हड़प्पा संस्कृति प्रथम शहरी संस्कृति थी दक्षिण एशिया का, दक्षिण पूर्व एशिया का, दक्षिण उत्तरी एशिया का, उपर्युक्त में से एक से अधिक, उपर्युक्त में से कोई नहीं। हड़प्पा संस्कृति प्रथम शहरी संस्कृति थी दक्षिण एशिया का। अपनी प्रजा की खुशी में ही उसकी खुशी है, उनके हित में उनका हित है, यह किसने लिखा है? तो ये जो प्रसिद्ध कथन है कि अपनी प्रजा की खुशी में ही उसकी खुशी है, उनके हित में उनका हित है, यह जो प्रसिद्ध कथन है वो कौटिल्य के द्वारा लिखा गया है। कौटिल्य द्वारा रचित जो महान ग्रंथ अर्थशास्त्र है उसी से यह कथन लिया गया है। कौटिल्य, इन्हें चाणक्य और विष्णुगुप्त के नाम से भी जाना जाता है। वे सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य के महामंत्री और गुरु थे। अगर हम इनकी रचना अर्थशास्त्र की बात करें तो यह राजनीति, अर्थनीति, सैन्य रणनीति और शासन कला पर आधारित एक प्राचीन भारतीय ग्रंथ है। कौटिल्य का मानना था कि एक आदर्श राजा वही है जो अपनी व्यक्तिगत इच्छाओं के बजाय अपनी प्रजा के कल्याण को सर्वोपरि रखे। तो वो प्रसिद्ध उक्ति आपसे पूछा गया है कि किसका है प्रसिद्ध कथन, तो सही विकल्प आपका कौटिल्य होगा। बौद्ध मत की परिषदें आयोजित हुई महत्वपूर्ण धार्मिक विषयों के निपटारे के लिए, आपसी मिलन के लिए, बौद्ध ग्रंथों के संकलन और विवादों के निवारण के लिए, उपर्युक्त में से एक से अधिक, उपर्युक्त में से कोई नहीं। बौद्ध मत की परिषदें आयोजित हुई थीं बौद्ध ग्रंथों के संकलन और विवादों के निवारण के लिए। देखिए, गौतम बुद्ध के महापरिनिर्वाण के बाद समय समय पर 4 मुख्य बौद्ध संगीतियाँ आयोजित की गईं। इनका मुख्य उद्देश्य था बुद्ध की शिक्षाओं, सुत और विनय का संकलन और शुद्धिकरण करना, भिक्षुओं के बीच बढ़ते विवादों और मतभेदों को सुलझाना, बौद्ध धर्म के प्रसार की रणनीति बनाना। देखिए, अगर हम संक्षिप्त में एक बार देखें चारों बौद्ध संगीतियाँ जो हुई थी, तो देखिए प्रथम जो है वो राजगृह नामक स्थान पर हुई थी। इस समय शासक अजातशत्रु थे और अध्यक्ष महाकश्यप थे। और द्वितीय बौद्ध संगीति जो हुई थी वो वैशाली में हुई थी। इस समय शासक कालाशोक थे और अध्यक्ष साबाकामी थे। तृतीय बौद्ध संगीति जो थी वो पाटलिपुत्र में हुई थी। इस समय शासक अशोक थे और अध्यक्ष मुगलिपुत्र थे। और चतुर्थ बौद्ध संगीति जो है वो कुंडलवन में हुई थी और इस समय शासक कनिष्क थे और अध्यक्ष अश्वघोष वसुमित्र थे। नेक्स्ट प्रश्न की अगर हम बात करें तो अगला प्रश्न दिया गया है कि एक चंद्रगुप्त की शक्ति, एक समुद्रगुप्त की बहुमुखी प्रतिभा और एक अकबर की उदारता उसमें थी, यह किसने लिखा है? तो ये जो है हेमचंद्र राय चौधरी के द्वारा लिखा गया है। एक चंद्रगुप्त की शक्ति, एक समुद्रगुप्त की बहुमुखी प्रतिभा और एक अकबर की उदारता उसमें थी, यह कथन प्रसिद्ध इतिहासकार हेमचंद्र राय चौधरी द्वारा समुद्रगुप्त के संदर्भ में कहा गया था, न कि सम्राट अशोक के। यद्यपि यह कथन अक्सर भ्रामक होता है। उन्होंने समुद्रगुप्त को चंद्रगुप्त की ऊर्जा, समुद्रगुप्त की प्रतिभा और अकबर की उदारता का मिश्रण बताया था। तो यहाँ पर जो सही विकल्प है वो हेमचंद्र राय चौधरी है। आगे हम बात करें नेक्स्ट प्रश्न की, तो दिया गया है कि श्रीनगर नामक एक शहर की आधारशिला किसने रखी है? तो सही विकल्प आपका होगा अशोक। श्रीनगर नामक एक शहर की आधारशिला किसने रखी है? तो अशोक इसका सही आंसर होगा। ऐतिहासिक और पुरातात्विक साक्ष्यों जैसे कल्हड़ की राजतरंगिणी के अनुसार श्रीनगर शहर की स्थापना मौर्य सम्राट अशोक ने 3री शताब्दी ईसा पूर्व में की थी। नेक्स्ट प्रश्न है कि प्रदेशिका कौन थे? प्रदेशिका कौन थे? अधीक्षक, कार्यकारिणी अफसर, राजस्व संग्रहणकर्ता, उपर्युक्त में से एक से अधिक, उपर्युक्त में से कोई नहीं। प्रदेशिका सही उत्तर होगा आपका कार्यकारिणी अफसर।
मौर्य काल में प्रादेशिका या प्रादेशिक वे अधिकारी होते थे जो राजस्व संग्रह के साथ साथ न्यायिक और प्रांतीय प्रशासनिक कार्यों जैसे जिला मजिस्ट्रेट के लिए भी जिम्मेदार होते थे और हर 5 साल में दौरे पर जाते थे। तो सही विकल्प आपका कार्यकारिणी अफसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है कि मौर्य साम्राज्य के पतन के लिए जिम्मेदार संतुष्टिकरण की नीति किसकी थी? मौर्य साम्राज्य के पतन के लिए जिम्मेदार संतुष्टिकरण की नीति किसकी थी? चंद्रगुप्त मौर्य, बिंदुसार, अशोक, उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। मौर्य साम्राज्य के पतन के लिए जिम्मेदार संतुष्टिकरण यानी शांतिवादी की नीति अशोक की मानी जाती है, इसलिए विकल्प आपका सी सही होगा। कलिंग युद्ध के बाद अशोक ने युद्ध की नीति को त्याग कर धम्म और अहिंसा का मार्ग अपनाया था। इतिहासकारों जैसे H.C. राय चौधरी का तर्क है कि इस अत्यधिक शांतिवादी और संतुष्टिकरण की नीति ने सेना के मनोबल को कम किया और साम्राज्य की रक्षात्मक शक्ति को कमजोर कर दिया, जो अंततः पतन का कारण बना। नेक्स्ट प्रश्न है कि रत्नावली एक प्रसिद्ध कृति थी, किसकी थी? रत्नावली जो प्रसिद्ध कृति है वो हर्षवर्धन की है। राजा हर्षवर्धन जो थे वर्धन राजवंश के शासक एक महान लेखक भी थे। उन्होंने रत्नावली, प्रियदर्शिका और नागानंद जैसे प्रसिद्ध नाटकों की रचना की थी, इसलिए सही विकल्प आपका सी होगा। उम्मीद है कि प्रश्न का जो एनालिसिस है वो आपको अच्छी प्रकार से समझ आ रहा होगा। अगर आपको थोड़ा भी हेल्प मिल रहा हो वीडियो से तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दें और उन लोगों तक ज़रूर पहुंचा दें जो इस समय बीपीएससी टीआरई की तैयारी कर रहे हैं। साथ ही अगर आपको कहीं भी इस वीडियो से थोड़ी भी मदद मिलती है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आगे भी बीपीएससी की तैयारी आप हमारे साथ मिलकर करते रहें और इस छोटी सी यूट्यूब फैमिली का हिस्सा बनकर आप हमारी मदद कर सकें। नेक्स्ट प्रश्न पर अगर हम बढ़ें तो अगला प्रश्न दिया गया है कि किसने ब्राह्मणों और बौद्ध भिक्षुओं को बराबर संरक्षण दिया और दोनों को उदारता से भिक्षादान भी दिया था? तो सही आपका विकल्प होगा हर्षवर्धन। राजा हर्षवर्धन अपनी धार्मिक सहिष्णुता के लिए जाने जाते थे। यद्यपि वे व्यक्तिगत रूप से बौद्ध धर्म यानी महायान के प्रति झुकाव रखते थे, लेकिन उन्होंने ब्राह्मणों और बौद्ध भिक्षुओं दोनों को समान रूप से दान और संरक्षण दिया। उनके द्वारा आयोजित प्रयाग की सभा महामोक्ष परिषद में वे अपनी संपत्ति दोनों समुदायों के बीच उदारतापूर्वक दान कर देते थे, इसलिए सही विकल्प आपका हर्षवर्धन होगा। किसके द्वारा चोल साम्राज्य को 9वीं सदी में पुनर्जीवित किया गया था? सही आपका उत्तर होगा विजय आलय। चोल साम्राज्य की शक्ति जो प्राचीन काल के बाद क्षीण हो गई थी, उसे 850 ईस्वी के आसपास विजय आलय ने पुनर्जीवित किया। उन्होंने पांड्यों और पल्लवों के बीच संघर्ष का लाभ उठाकर तंजावुर पर कब्जा किया और इसे अपनी राजधानी बनाया था, इसलिए सही विकल्प आपका सी होगा। नेक्स्ट प्रश्न की अगर हम बात करें तो अगला प्रश्न दिया गया है कि किन राजाओं के द्वारा नागरथ को व्यापार और व्यवसाय को संपन्न करने के लिए सुपुर्द किया गया था? चोल वंश, पुष्पभूति वंश, मौर्य वंश, उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। किन राजाओं के द्वारा नागरथ को व्यापार और व्यवसाय को संपन्न करने के लिए सुपुर्द किया गया था? तो सही विकल्प आपका होगा चोल वंश। देखिए, दक्षिण भारत में नागरथ एक प्रमुख व्यापारिक समुदाय था। चोल शासकों ने व्यापार और वाणिज्य की वृद्धि के लिए इस समुदाय को महत्वपूर्ण जिम्मेदारियां सौंपी थी। चोल काल के दौरान नगरम व्यापारिक केंद्रों के रूप में कार्य करते थे, जिनका प्रशासन इन्हीं नागरथों द्वारा किया जाता था, इसलिए सही विकल्प आपका होगा चोल वंश। पुष्पभूति वंश क्यों नहीं आपका होगा, इसको भी हम लोग डिस्कस करते हैं। पुष्पभूति वंश यह उत्तर भारत का वंश था, जिसका नागरथ जैसे दक्षिण भारतीय व्यापारिक समुदाय से प्रत्यक्ष प्रशासनिक संबंध नहीं था, इसलिए ये आपका विकल्प नहीं होगा। वहीं अगर हम मौर्य वंश की बात करें तो मौर्य काल में व्यापार का प्रशासन अध्यक्षों द्वारा होता था। नागरथ समुदाय का उल्लेख इस संदर्भ में नहीं मिलता है, इसलिए ये भी आपका विकल्प नहीं होगा।
आगे हम बढ़ें तो अगला प्रश्न दिया गया है कि अपनी आर्थिक गतिविधियों के विकास के लिए यूरोप के किस देश ने अति उत्तम पृथक्करण की नीति को अपनाया गया था। अपनी आर्थिक गतिविधियों के विकास के लिए यूरोप के किस देश ने अत्युत्तम पृथक्करण की नीति को अपनाया था। फ्रांस, रूस, इंग्लैंड, उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो सही विकल्प आपका होगा इंग्लैंड। इंग्लैंड ने अपनी आर्थिक और राजनीतिक शक्ति को सुरक्षित करने के लिए अत्युत्तम पृथक्करण की नीति अपनाई थी। 19वीं सदी के अंत में लॉर्ड सैलिसबरी के नेतृत्व में ब्रिटेन ने यूरोपीय महाद्वीप के अस्थायी सैन्य गठबंधनों से खुद को अलग रखा ताकि वह अपने वैश्विक व्यापार और साम्राज्य के विस्तार पर ध्यान केंद्रित कर सकें। फ्रांस आपका विकल्प क्यों नहीं होगा, क्योंकि फ्रांस इस काल में निरंतर यूरोपीय गुटबाजी और गठबंधनों का हिस्सा रहा, न कि पृथक रहा। रूस भी नहीं आपका होगा, क्योंकि रूस की विस्तारवादी नीति और मध्य एशिया में सक्रियता के कारण वो कभी भी शानदार अलगाव की नीति का पालन नहीं कर सका, इसलिए सही विकल्प आपका इंग्लैंड होगा। अगला आपका प्रश्न है कि किस व्यावसायिक वर्ग ने अपने हितों के लिए हस्तक्षेप के सिद्धांत को महानता के साथ प्रोत्साहित किया था। पूंजीपति वर्ग, जमींदार, श्रमिक, उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। किस व्यावसायिक वर्ग ने अपने हितों के लिए हस्तक्षेप के सिद्धांत को महानता के साथ प्रोत्साहित किया था। तो सही विकल्प आपका होगा पूंजीपति वर्ग। हस्तक्षेप का अर्थ क्या होता है पहले आप समझ लीजिए। हस्तक्षेप, इसका अर्थ है मुक्त बाजार, जहां सरकार अर्थव्यवस्था में न्यूनतम हस्तक्षेप करती है। औद्योगिक क्रांति के दौरान पूंजीपति वर्ग और व्यापारियों ने इस सिद्धांत का समर्थन किया, क्योंकि वे बिना किसी सरकारी नियंत्रण, कर या नियमों के स्वतंत्र रूप से व्यापार और लाभ कमाना चाहते थे। एडम स्मिथ जैसे अर्थशास्त्रियों ने इस विचारधारा को वैचारिक मजबूती दी, इसलिए सही विकल्प आपका पूंजीपति वर्ग होगा। नेक्स्ट प्रश्न है कि पुनर्जागरण का सबसे एक महत्वपूर्ण योगदान की स्थापना करना था। नागरिक समाज, इटली में कला और साहित्य को प्रोत्साहन देना, व्यक्तिवाद, उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। पुनर्जागरण का सबसे एक महत्वपूर्ण योगदान की स्थापना करना था। सही विकल्प आपका होगा व्यक्तिवाद। हालांकि पुनर्जागरण ने कला, साहित्य और नागरिक समाज को प्रभावित किया, लेकिन इसकी सबसे बुनियादी और क्रांतिकारी उपलब्धि व्यक्तिवाद का उदय था। मध्यकाल में मनुष्य की पहचान केवल उसके समूह या धर्म से थी, लेकिन पुनर्जागरण ने मानव की तर्क शक्ति और उसकी क्षमताओं और उसके व्यक्तिगत अस्तित्व को केंद्र में रखा। इसे मानवतावाद से भी जोड़कर देखा जाता है। पर यहाँ पर आपसे ये पूछा गया है कि पुनर्जागरण का सबसे एक महत्वपूर्ण योगदान की स्थापना करना था क्या, तो सही विकल्प आपका व्यक्तिवाद होगा। मनुष्य पैदा तो स्वतंत्र हुआ है, लेकिन सर्वत्र जंजीरों से बंधा हुआ है, यह किसने कहा है? तो सही विकल्प आपका होगा रूसो। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, याद रखेंगे। यह प्रसिद्ध कथन जो है, मनुष्य पैदा तो स्वतंत्र हुआ है लेकिन सर्वत्र जंजीरों से बंधा हुआ है, यह प्रसिद्ध कथन फ्रांसीसी दार्शनिक जीन जैक्स रूसो का है। उन्होंने अपनी प्रसिद्ध पुस्तक द सोशल कॉन्ट्रैक्ट, जो कि 1762 इसका समय काल माना जाता है, की शुरुआत इसी वाक्य से की थी कि मनुष्य पैदा तो स्वतंत्र हुआ है लेकिन सर्वत्र जंजीरों से बंधा हुआ है। नेक्स्ट प्रश्न है कि कुलीन लड़ते हैं, पुरोहित पूजा करते हैं और लोग भुगतान करते हैं, यह एक प्रसिद्ध कहावत थी मध्ययुगीन फ्रांस की। सही विकल्प आपका क्या है? मध्ययुगीन फ्रांस। अगला आपका प्रश्न है कि राष्ट्रीय सभा का एक मुख्य योगदान था राजतंत्र का अंत, गणराज्य की स्थापना, शासक को फांसी, उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। राष्ट्रीय सभा का एक मुख्य योगदान था राजतंत्र का अंत, गणराज्य की स्थापना, ये दोनों ही आपका सही है, इसलिए सही विकल्प आपका होगा उपयुक्त में से एक से अधिक। राजतंत्र का अंत, राष्ट्रीय सभा ने 1791 यानी 1791 में संविधान बनाकर सम्राट की शक्तियों को सीमित किया, जिसने अंततः पूर्ण राजतंत्र की अंत की नींव रखी। गणराज्य की स्थापना यद्यपि प्रत्यक्ष रूप से नेशनल कन्वेंशन ने
फ्रांस को गणराज्य घोषित किया, लेकिन राष्ट्रीय सभा ने ही सामंती विशेषाधिकारों को समाप्त कर और नागरिक अधिकारों की घोषणा कर गणराज्य का मार्ग प्रशस्त किया था। शासक को फांसी की अगर हम बात करें तो लुई 15वें पर मुकदमा चलाने और उन्हें फांसी देने का निर्णय भी इसी क्रांतिकारी प्रक्रिया का हिस्सा था, जो राष्ट्रीय सभा से शुरू होकर नेशनल कन्वेंशन तक पहुंची। तो चूंकि राष्ट्रीय सभा का एक मुख्य योगदान था राजतंत्र का अंत और गणराज्य की स्थापना, इसलिए सही विकल्प आपका होगा उपयुक्त में से एक से अधिक। नेक्स्ट प्रश्न है कि क्रांति के बाद फ्रांस में आर्थिक उन्नति का मुख्य कारण कृषि प्रगति के कारण था। क्रांति के बाद फ्रांस में आर्थिक उन्नति का मुख्य कारण कृषि प्रगति के कारण था। मिश्रित फसलें, बाड़ाबंदी व्यवस्था, फसलों का व्यवसायीकरण, उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो क्रांति के बाद फ्रांस में आर्थिक उन्नति का मुख्य कारण कृषि प्रगति के कारण था। सही विकल्प मिश्रित फसलें होगा। क्रांति के बाद फ्रांस में कृषि क्षेत्र में उन्नति का एक प्रमुख कारण मिश्रित फसलों को अपनाना था। इस प्रणाली के कारण मिट्टी की उर्वरता का बेहतर प्रबंधन संभव हुआ। इसने फसलों के खराब होने के जोखिम को कम किया, जिससे कृषि उत्पादकता में समग्र वृद्धि हुई। इससे किसानों की आय में विविधता आई और आर्थिक स्थिरता को बढ़ावा मिला। इसलिए सही विकल्प आपका होगा मिश्रित फसलें। 1917 की रूसी क्रांति के बाद एक नया ग्रुप स्थापित हुआ, जिसे जाना गया था सर्वहारा वर्ग की तानाशाही के रूप में। 1917 की रूसी क्रांति के बाद एक नया ग्रुप स्थापित हुआ, जिसे जाना गया था सर्वहारा वर्ग की तानाशाही। 1917 की रूसी क्रांति, जिसे अक्टूबर क्रांति कहा जाता है, के बाद व्लादिमीर लेनिन के नेतृत्व में बोल्शेविकों ने सत्ता संभाली और सर्वहारा वर्ग की तानाशाही की अवधारणा पर आधारित एक नई शासन प्रणाली स्थापित की। इसका मुख्य उद्देश्य पूंजीवादी व्यवस्था को समाप्त कर सत्ता पर श्रमिक वर्ग का नियंत्रण स्थापित करना और एक समाजवादी राज्य का निर्माण करना था। कुलक आपका विकल्प नहीं होगा। देखिए, कुलक रूस के संपन्न किसान थे और क्रांति के बाद बोल्शेविकों ने उन्हें वर्ग शत्रु माना और उनके खिलाफ दमनकारी अभियान चलाया, न कि उन्हें किसी नए सत्ता समूह के रूप में स्थापित किया। इसलिए आपका ये विकल्प नहीं होगा। युवा रूसी की अगर हम बात करें तो यह समूह 1917 की क्रांति के बाद मुख्य शासक समूह के रूप में नहीं उभरा। क्रांति का नेतृत्व मुख्य रूप से बोल्शेविक पार्टी और सोवियत परिषदों के पास था, इसलिए ये भी आपका विकल्प नहीं होगा। सही विकल्प आपका सर्वहारा वर्ग की तानाशाही होगा। नेक्स्ट प्रश्न है कि जापान में 1941 में किसने आक्रामक सरकार को नेतृत्व दिया और सत्ता प्राप्त की थी? सही विकल्प आपका होगा जनरल हिदेकी टोजो ने। 1941 में जापान में आक्रामक सरकार का नेतृत्व करने वाले और सत्ता प्राप्त करने वाले व्यक्ति जनरल हिदेकी टोजो थे। अक्टूबर 1941 में वो जापान के प्रधानमंत्री बने और द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान उन्होंने जापान की विस्तारवादी और सैन्यवादी नीतियों का नेतृत्व किया। वे पर्ल हार्बर पर हमले के मुख्य सूत्रधारों में से एक थे, इसलिए सही विकल्प आपका ए है। आगे हम बढ़ें तो अगला प्रश्न दिया गया है कि 8 दिसंबर 1941 को द्वितीय विश्व युद्ध में किसने प्रवेश किया? जर्मनी, इटली, अमेरिका। उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। 8 दिसंबर 1941 को द्वितीय विश्व युद्ध में किसने प्रवेश किया? सही विकल्प आपका होगा अमेरिका। 8 दिसंबर 1941 को 7 दिसंबर को पर्ल हार्बर पर हुए हमले के बाद अमेरिका ने जापान के खिलाफ युद्ध की घोषणा करके आधिकारिक तौर पर द्वितीय विश्व युद्ध में प्रवेश किया। इस कदम के साथ ही अमेरिका ने धुरी शक्तियों जर्मनी, इटली, जापान के खिलाफ मित्र राष्ट्रों का साथ दिया। द्वितीय विश्व युद्ध समाप्त हुआ कब? तो देखिए, द्वितीय विश्व युद्ध आधिकारिक तौर पर 2 सितंबर 1945 को समाप्त हुआ था। 2 सितंबर 1945 को समाप्त हुआ था,
जब जापान ने औपचारिक रूप से आत्मसमर्पण के दस्तावेजों पर हस्ताक्षर किए थे। हालांकि जापान ने 15 अगस्त 1945 को आत्मसमर्पण की घोषणा कर दी थी, तो इसलिए सही आपका विकल्प होगा उपयुक्त में से कोई नहीं। नेक्स्ट प्रश्न है कि द्वितीय विश्व युद्ध के बाद दो कौन से ब्लॉक अस्तित्व में आए? द्वितीय विश्व युद्ध के बाद दो कौन से ब्लॉक अस्तित्व में आए? तो सही विकल्प होगा अमेरिका के अंतर्गत प्रजातांत्रिक नेतृत्व और रूस के अंतर्गत साम्यवादी ब्लॉक। युद्ध के बाद दुनिया दो ध्रुवों में बट गई थी, जिसे शीत युद्ध का काल कहा जाता है। पश्चिमी गुट और पूर्वी गुट। पश्चिमी गुट संयुक्त राज्य अमेरिका के नेतृत्व में जो पूंजीवादी और लोकतांत्रिक विचारधारा का समर्थक था। अगर पूर्वी गुट की बात करें तो सोवियत संघ के नेतृत्व में जो साम्यवादी विचारधारा का समर्थक था। इसलिए सही विकल्प आपका सी होगा। इल्तुतमिश का तत्कालीन उत्तराधिकारी कौन था? इल्तुतमिश का तत्कालीन उत्तराधिकारी रुकनुद्दीन फिरोज शाह था। 1236 ईस्वी में इल्तुतमिश की मृत्यु के बाद तुर्की सरदारों के सहयोग से रुकनुद्दीन फिरोज शाह सिंहासन पर बैठा। हालांकि रजिया सुल्तान को उत्तराधिकारी के रूप में मनोनीत किया गया था, लेकिन रुकनुद्दीन को तत्काल शासक बनाया गया था। इसलिए सही विकल्प आपका ए होगा। उम्मीद है कि ये प्रश्नों का जो एनालिसिस है वो आपको अच्छी प्रकार से समझ आ रहा होगा। अगर आपको हमारी मेहनत थोड़ी भी पसंद आ रही हो तो ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब कर लें और उन लोगों तक ज़रूर पहुंचाएं जिनको इनसे सहायता मिले। साथ ही वीडियो को लाइक करके हमारा मनोबल बढ़ाएं ताकि हम ऐसी ही और भी वीडियो आपको परीक्षा तक लाते रहें। आइए प्रश्नों पर पुनः चर्चा करते हैं। तारीख़े फिरोज शाही किसने लिखी है? तारीख़े फिरोज शाही की रचना जिया-उद-दीन बर्नी ने की थी। वह 14वीं शताब्दी के दौरान दिल्ली सल्तनत के एक प्रमुख मुस्लिम इतिहासकार और राजनीतिक विचारक थे। इस पुस्तक में गयासुद्दीन बलबन के शासन काल से लेकर फिरोज शाह तुगलक के शासन के शुरुआती वर्षों तक का विस्तृत ऐतिहासिक विवरण मिलता है। यह मध्यकालीन भारतीय इतिहास को समझने के लिए एक अत्यंत महत्वपूर्ण स्रोत है। इसलिए सही विकल्प आपका बी होगा। आगे हम बढ़े तो अगला प्रश्न दिया गया है कि कड़े इस्लामिक सिद्धांत में एक मुस्लिम राज्य का सच्चा शासक होता है कौन? तो सही विकल्प है अल्लाह। कड़े या रूढ़िवादी इस्लामिक सिद्धांत के अनुसार संप्रभुता केवल अल्लाह में निहित है। माना जाता है कि दुनिया का असली मालिक और शासक अल्लाह है और धरती पर कोई भी राजा या खलीफा केवल अल्लाह के कानून यानी शरिया को लागू करने वाला एक प्रतिनिधि या एजेंट मात्र होता है। इसलिए सही विकल्प आपका सी है। बलबन को अमीरे शिकार के पद पर किसने नियुक्त किया था? सही विकल्प आपका होगा रजिया बेगम। बलबन को अमीरे शिकार के पद पर किसने नियुक्त किया था? तो सही विकल्प आपका रजिया बेगम। रजिया के शासनकाल के दौरान उसकी प्रतिभा को पहचान कर उसे यह महत्वपूर्ण जिम्मेदारी दी गई थी। ठीक है। 40 के संगठन को किसने समाप्त किया? 40 के संगठन, जिसे तुर्कान ए चहलगानी या चालीसा भी कहा जाता है, को दिल्ली सल्तनत के सुल्तान गियासुद्दीन बलबन ने समाप्त किया था। इस समूह का गठन सुल्तान इल्तुतमिश ने अपने वफादार गुलाम सरदारों की एक परिषद के रूप में किया था ताकि शासन को मजबूती मिल सके। समाप्ति का कारण बलबन स्वयं कभी इस समूह का सदस्य रहा था, इसलिए वह इसकी बढ़ती शक्ति और सुल्तान के पद के लिए खतरे को अच्छी तरह समझता था। सत्ता संभालने के बाद उसने सुल्तान की प्रतिष्ठा बढ़ाने और अमीरों की निरंकुशता को खत्म करने के लिए इस संगठन को पूरी तरह नष्ट कर दिया। नेक्स्ट प्रश्न है कि सल्तनत की आधिकारिक भाषा क्या थी? तो सल्तनत की आधिकारिक भाषा फारसी थी। अगला प्रश्न है कि बलबन ने किन अधिकारियों को गवर्नरों, सैन्य और असैन्य अधिकारियों की गतिविधियों पर ध्यान रखने के लिए नियुक्त किया था? तो बलबन ने गवर्नरों, सैन्य और असैन्य अधिकारियों की गतिविधियों पर नजर रखने के लिए बारिद, गुप्तचर या खुफिया अधिकारी को नियुक्त किया
था, तो सही विकल्प आपका सी है। नेक्स्ट प्रश्न है कि खिलजियों की राज्य व्यवस्था का अग्रदूत कौन था, तो सही विकल्प आपका होगा बलबन। खिलजियों की राज्य व्यवस्था का अग्रदूत बलबन को माना जाता है, क्योंकि बलबन ने ही वह निरंकुश और केंद्रीकृत शासन नींव डाली जिसे अलाउद्दीन खिलजी ने आगे बढ़ाया था। अगला प्रश्न है कि अकबर 15 अक्टूबर 1542 को पैदा हुआ था। कहाँ पर? धनकोट, अमरकोट, सयालकोट, उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। अकबर 15 अक्टूबर 1542 को अमरकोट में पैदा हुआ था। नेक्स्ट प्रश्न है कि राष्ट्रीय शासक किसको कहा गया, तो राष्ट्रीय शासक जो है वो अकबर को कहा गया। इतिहासकारों विशेषकर आरपी त्रिपाठी और अन्य आधुनिक इतिहासकारों ने अकबर को राष्ट्रीय शासक माना है। इसके कई कारण उन्होंने बताए। धर्मनिरपेक्ष नीति, उसने सुलह एक कुल सभी के साथ शांति की नीति अपनाई और दीने इलाही की स्थापना की। प्रशासनिक एकता, उसने संपूर्ण उत्तर भारत में एक समान प्रशासनिक और कर प्रणाली, मनसबदारी और दहसाला लागू की। सांस्कृतिक समन्वय, उसके शासनकाल में हिंदू मुस्लिम संस्कृतियों का मिलन हुआ और उसने जजिया कर को समाप्त कर गैर मुसलमानों का दिल जीत लिया था। प्रथम राजपूत राजा जिसने अकबर के साथ वैवाहिक संबंध आरंभ किए थे, सही विकल्प आपका होगा जयपुर के राजा। राजा भारमल बिहारीमल, ये आमेर वर्तमान जयपुर के कछवाहा शासक थे। 1562 ईस्वी में जब अकबर ने अजमेर की यात्रा पर था, तब भारमल ने स्वेच्छा से उसकी अधीनता स्वीकार की और अपनी पुत्री हरखा बाई, जिन्हें इतिहास में मरियम उज जमानी और जोधाबाई के नाम से भी जाना जाता है, का विवाह अकबर से किया। यह मुगलों और राजपूतों के बीच पहला औपचारिक वैवाहिक गठबंधन था, तो सही आपका विकल्प जयपुर के राजा होगा। नेक्स्ट प्रश्न है कि दीने इलाही अकबर की मूर्खता का एक बहुत बड़ा कार्य था, न कि उसकी बुद्धिमत्ता का। यह किसने लिखा, तो यह सही विकल्प आपका होगा वीए स्मिथ। प्रसिद्ध इतिहासकार वीए स्मिथ ने अपनी पुस्तक अकबर द ग्रेट मुगल में दीने इलाही की आलोचना करते हुए लिखा था कि दीने इलाही अकबर की मूर्खता का एक बहुत बड़ा कार्य था, न कि उसकी बुद्धिमत्ता का। नेक्स्ट प्रश्न है कि यह अक्सर स्वीकार किया गया है कि दहसाला पद्धति के द्वारा तैयार की गई थी। यह अक्सर स्वीकार किया गया है कि दहसाला पद्धति के द्वारा तैयार की गई थी। किसके द्वारा तैयार की गई थी, तो टोडरमल द्वारा तैयार की गई थी। दहसाला पद्धति, जिसे जब्ती प्रणाली भी कहा जाता है, मुख्य रूप से अकबर के वित्त मंत्री राजा टोडरमल द्वारा 1580 ईस्वी में तैयार और लागू की गई थी। इस प्रणाली के तहत पिछले 10 वर्षों की औसत पैदावार और कीमतों के आधार पर भू राजस्व यानी लगान का निर्धारण किया जाता था। हालांकि इसमें मुजफ्फर खां और अन्य अधिकारियों ने भी सहयोग दिया था, लेकिन मुख्य रूप से इसका श्रेय टोडरमल को ही जाता है, इसलिए सही विकल्प आपका सी होगा। नेक्स्ट प्रश्न की अगर हम बात करें तो अगला प्रश्न है कि अकबर ने अपने समस्त साम्राज्य को अनेकों में बांटा हुआ था, तो सही विकल्प आपका होगा उपयुक्त में से कोई नहीं। अकबर ने अपने समस्त साम्राज्य को अनेकों में बांटा हुआ था, परगनों, सीखों, दस्तूरों, उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं, तो सही विकल्प आपका होगा उपयुक्त में से कोई नहीं। अकबर ने अपने साम्राज्य के प्रशासनिक विभाजन के लिए एक सुव्यवस्थित पदानुक्रम बनाया था। अकबर के समय साम्राज्य का सबसे बड़ा विभाजन सूबों में था। साम्राज्य को पहले सूबों यानी प्रांतों में बांटा गया, सूबों को सरकार यानी जिलों में बांटा गया, सरकार को परगनों यानी महलों में बांटा गया। चूंकि अकबर के साम्राज्य का मुख्य और सबसे बड़ा विभाजन सूबा था और दिए गए विकल्प में से कोई भी इससे संबंधित नहीं है, इसलिए आपका सही विकल्प होगा उपयुक्त में से कोई नहीं। नेक्स्ट प्रश्न है कि बक्सर के युद्ध ने कार्य को पूरा किया। प्लासी के युद्ध का, असाए के युद्ध का, अरगांव के युद्ध का, उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं।
बक्सर की युद्ध ने कार्य को पूरा किया? सही विकल्प आपका होगा प्लासी के युद्ध का। इतिहासकारों का मानना है कि प्लासी की युद्ध जो कि 1757 में हुआ था ने बंगाल में ब्रिटिश शासन की केवल नींव रखी थी, लेकिन बक्सर की युद्ध 1764 ने उस पर अंतिम मोहर लगा दी। प्लासी एक विश्वासघात का परिणाम था, जबकि बक्सर एक वास्तविक सैन्य जीत थी। बक्सर की जीत के बाद मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय, अवध के नवाब शुजाउद्दौला और बंगाल के नवाब मीर कासिम की संयुक्त सेना हार गई, जिससे अंग्रेजों का उत्तर भारत पर प्रभुत्व स्थापित हो गया। इसलिए कहा जाता है कि बक्सर ने प्लासी के अधूरे कार्य को पूरा किया। तो सही विकल्प आपका ए होगा, प्लासी का युद्ध। नेक्स्ट प्रश्न है कि क्लाइव बंगाल कब वापिस इसके गवर्नर के रूप में लौटा? 1764, 1765, 1766। क्लाइव बंगाल कब वापिस इसके गवर्नर के रूप में लौटा? तो रॉबर्ट क्लाइव पहली बार 1757 से 1760 तक बंगाल का गवर्नर रहा। बक्सर के युद्ध के बाद बिगड़ी हुई स्थिति को सुधारने के लिए उसे दोबारा नियुक्त किया गया और वह मई 1765 में दूसरी बार गवर्नर बनकर भारत आया। तो इसलिए सही विकल्प आपका होगा 1765। नेक्स्ट प्रश्न है कि इलाहाबाद की संधि हुई कब? इसका भी विकल्प आपका होगा 1765। बक्सर की युद्ध की समाप्ति के बाद रॉबर्ट क्लाइव और मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय तथा अवध के नवाब शुजाउद्दौला के बीच अगस्त 1765 में इलाहाबाद की प्रसिद्ध संधि हुई। इसी संधि के माध्यम से ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल, बिहार और उड़ीसा की दीवानी यानी राजस्व वसूलने का अधिकार प्राप्त हुआ था। नेक्स्ट प्रश्न है कि संथाल परगने में सिपाहियों ने पहले गोलाबारी की किसानों पर, अफसरों पर, राजकुमारों पर, उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। संथाल परगना जो उस समय देवघर जिले के अंतर्गत आता था में 1857 के विद्रोह की शुरुआत 12 जून 1857 को रोहिणी गांव से हुई थी। यहाँ 5वीं इरेगुलर कैवेलरी के सैनिकों ने अपने ब्रिटिश अफसरों पर हमला किया था, जिसमें नॉर्मन लेस्ली नामक अधिकारी मारा गया था। सही विकल्प आपका बी होगा। नेक्स्ट प्रश्न है कि 1857 की क्रांति हिंदू मुस्लिम का षड्यंत्र था, यह किसने लिखा है? 1857 की क्रांति हिंदू मुस्लिम का षड्यंत्र था, यह किसने लिखा है? सही विकल्प आपका होगा सर जेम्स ऑट्रम ने। 1857 के विद्रोह के स्वरूप के बारे में सर जेम्स ऑट्रम और डब्ल्यू टेलर का यह मानना था कि यह विद्रोह हिंदू मुस्लिम षड्यंत्र का परिणाम था। उन्होंने इसे ईसाइयों के विरुद्ध एक सोची समझी साजिश करार दिया था। सही विकल्प आपका ए होगा। नेक्स्ट प्रश्न है कि विदेशी राज्य से देश को मुक्त कराने के लिए यह एक देशभक्ति का कार्य था, यह किसने लिखा? तो देखिए सही विकल्प आपका है विपिन चंद्र। विदेशी राज से देश को मुक्त कराने के लिए यह एक देशभक्ति का कार्य था, यह किसने लिखा है? तो सही विकल्प विपिन चंद्र होगा। नेक्स्ट प्रश्न है कि 1857 की क्रांति में बिहार के किस नेता ने सक्रिय साझेदारी दिखाई? सही विकल्प होगा कुंवर सिंह। इन्होंने बिहार के जगदीशपुर यानी आरा से 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किया था। 80 वर्ष की आयु में भी उन्होंने अदम्य साहस दिखाते हुए अंग्रेजों के विरुद्ध युद्ध लड़ा। राजकुमार शुक्ला और सहजानंद सरस्वती का संबंध 1857 की क्रांति से नहीं है, ठीक है, इसलिए ये विकल्प आपके सही नहीं होंगे। सही विकल्प आपका होगा कुंवर सिंह। नेक्स्ट प्रश्न है आपका कि 1886 के अधिवेशन में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष कौन था? 1886 के अधिवेशन में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? तो सही विकल्प आपका होगा दादा भाई नौरोजी।
1886 में कलकत्ता में आयोजित कांग्रेस के दूसरे अधिवेशन की अध्यक्षता दादा भाई नौरोजी ने की थी। उन्हें ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया के रूप में भी जाना जाता है। कांग्रेस के उदारवादी नेताओं की मुख्य मांगें थीं, क्या थीं? उदारवादी नेताओं की मांगों ने प्रशासनिक सुधार, विधान परिषदों का विस्तार और उनमें निर्वाचित भारतीयों की संख्या बढ़ाना शामिल था। साथ ही वे ब्रिटिश शासन के प्रति एक निष्ठावान और संवैधानिक चरित्र बनाए रखने में विश्वास रखते थे। इसलिए सही विकल्प आपका होगा उपयुक्त में से एक से अधिक। नेक्स्ट प्रश्न है कि 1947 में इंडिया डिवाइडेड इस पुस्तक किसने लिखी? सही विकल्प आपका होगा राजेंद्र प्रसाद। भारत के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने इंडिया डिवाइडेड पुस्तक लिखी थी। इस पुस्तक में उन्होंने विभाजन के विरुद्ध तर्क दिए थे और सांप्रदायिक समस्या के ऐतिहासिक मूल का विश्लेषण किया था। मराठी में केसरी एक समाचार पत्र किसने प्रारंभ किया था? आप सभी जानते होंगे, बाल गंगाधर तिलक। लोकमान्य तिलक ने 1881 में केसरी मराठी में और मराठा अंग्रेजी में समाचार पत्रों की शुरुआत की थी। इन पत्रों का उपयोग उन्होंने भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान राष्ट्रवादी भावनाओं को जगाने के लिए किया था। अगला प्रश्न है कि भारत में आयरलैंड के होम रूल आंदोलन के उदय से कौन सबसे ज़्यादा प्रभावित थे? तो देखिए, एनी बेसेंट और बीजी तिलक यानी कि बाल गंगाधर तिलक दोनों ही अत्यधिक प्रभावित थे। भारत में आयरलैंड के होम रूल आंदोलन के उदय से कौन सबसे ज़्यादा प्रभावित थे? तो भारत में आयरलैंड के होम रूल आंदोलन से एनी बेसेंट और बाल गंगाधर तिलक दोनों ही अत्यधिक प्रभावित थे। एनी बेसेंट ने आयरिश होम रूल आंदोलन की तर्ज पर ही भारत में इसी प्रकार के आंदोलन का विचार प्रस्तुत किया था और तिलक ने भी इसे व्यापक जन आधार प्रदान किया। इसलिए आपका सही विकल्प होगा उपयुक्त में से एक से अधिक। अगला प्रश्न है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में किस स्थान पर फूट पड़ी थी? तो सही विकल्प आपका होगा 1907 में सूरत अधिवेशन। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में ऐतिहासिक फूट 1907 के सूरत अधिवेशन में पड़ी थी। सूरत अधिवेशन 1907 में हुआ था। इस अधिवेशन में नरम दल और गरम दल के बीच वैचारिक मतभेदों और अध्यक्ष पद को लेकर विवाद के कारण कांग्रेस विभाजित हो गई थी। 1906 कलकत्ता अधिवेशन की अगर हम बात करें तो इसमें दादा भाई नौरोजी ने स्वराज्य का लक्ष्य घोषित किया था। यहाँ मतभेद उभरे थे लेकिन विभाजन नहीं हुआ था। 1908 में मद्रास अधिवेशन की अगर हम बात करें तो यह विभाजन के बाद का अधिवेशन था जिसमें नरमपंथियों का प्रभुत्व था। इसलिए सही विकल्प आपका 1907 में सूरत अधिवेशन होगा। आगे हम बढ़ें तो अगला प्रश्न दिया गया है कि 1919-1947 के दौरान भारतीय राजनीति पर किसका आधिपत्य रहा? तो सही विकल्प आपका होगा उपयुक्त में से कोई नहीं। 1919-1947 के दौरान भारतीय राजनीति पर किसका आधिपत्य रहा? बाल गंगाधर तिलक, जवाहरलाल नेहरू, सुभाष चंद्र बोस। उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो सही विकल्प उपयुक्त में से कोई नहीं। भारतीय इतिहास में 1919 से 1947 के काल को गांधी युग के नाम से जाना जाता है और इस दौरान भारतीय राजनीति और स्वतंत्रता संग्राम पर महात्मा गांधी का सबसे प्रभावशाली वर्चस्व रहा। चूंकि दिए गए जो विकल्प है इसमें महात्मा गांधी कहीं भी नहीं है, इसलिए सही विकल्प आपका होगा उपयुक्त में से कोई नहीं। अगला आपका प्रश्न है कि भारत में 1914 से 1923 के वर्षों के मध्य बिना किसी रुकावटों के महत्वपूर्ण दौड़ चल रही थी। होम रूल लीग की गतिविधियां, कांग्रेस आंदोलन, सेना में बलपूर्वक भर्ती। उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो सही विकल्प आपका होगा उपयुक्त में से एक से अधिक। देखिए, इस समय अवधि यानी 1914 से 1923 के दौरान भारत में कई महत्वपूर्ण घटनाएं एक साथ घट रही थी। होम रूल लीग एनी बेसेंट और तिलक द्वारा 1916 में शुरू किया गया आंदोलन था। सेना में बलपूर्वक भर्ती, प्रथम विश्व युद्ध 1914 से 1918 के दौरान अंग्रेजों द्वारा भारतीयों की सेना में अनिवार्य भर्ती की जा रही थी।
कांग्रेस आंदोलन इसी दौरान रॉलेट एक्ट विरोधी आंदोलन और असहयोग आंदोलन 1920 से 1922 भी सक्रिय थे। इसलिए आपका सही विकल्प होगा उपयुक्त में से एक से अधिक। अगले प्रश्न की ओर अगर हम बढ़ें तो अगला प्रश्न दिया गया है कि एक प्रचुर चंदे के द्वारा साबरमती आश्रम को खंडित होने से किसने बचाया था? सही विकल्प आपका है अंबालाल साराभाई। जब साबरमती आश्रम कोचरब आश्रम के शुरुआती दिनों में वित्तीय संकट से गुजर रहा था, क्योंकि गांधी जी ने एक दलित परिवार को आश्रम में शामिल कर लिया था, तब प्रसिद्ध उद्योगपति अंबालाल साराभाई ने 13,000 रुपये का गुप्त दान देकर आश्रम को बंद होने से बचाया था। नेक्स्ट प्रश्न है कि कांग्रेस अपने पतन के लिए लड़खड़ा रही है और मेरी भारत में एक बड़ी आशा यही रहेगी कि मैं इसकी शांतिपूर्ण मृत्यु में सहयोग दूं। यह किसने कहा था? सही विकल्प है लॉर्ड कर्जन। देखिए, कांग्रेस अपने पतन के लिए लड़खड़ा रही है और मेरी भारत में एक बड़ी आशा यह रहेगी कि मैं इसकी शांतिपूर्ण मृत्यु में सहयोग दूं। यह कथन जो है वो लॉर्ड कर्जन का है। भारत के वायसराय लॉर्ड कर्जन ने 1900 में भारत सचिव को लिखे एक पत्र में ये बात कही थी। वो कांग्रेस को एक गंदी संस्था मानते थे और उनकी नीति इसे कमजोर करने की थी। कहां पर कांग्रेस अधिवेशन में उपस्थित होकर कांग्रेस की राजनीति में गांधी जी ने प्रवेश किया था? सही विकल्प आपका है 1919 में अमृतसर। गांधी जी ने 1919 में अमृतसर कांग्रेस अधिवेशन में उपस्थित होकर कांग्रेस की राजनीति में औपचारिक रूप से प्रवेश किया था। सही विकल्प आपका ए है। आगे हम बढ़ें तो अगला प्रश्न है कि अप्रैल 1919 में किस घटना से भारतीयों को गहरा सदमा और चोट पहुंची थी? सही विकल्प आपका है जालियांवाला बाग दुर्घटना। अप्रैल 1919 में हुई इस घटना के बारे में अगर हम देखें तो 13 अप्रैल 1919 को बैसाखी का दिन था। अमृतसर पंजाब में यह घटना घटित हुई। इसका कारण रॉलेट एक्ट के विरुद्ध में और गिरफ्तार नेताओं डॉक्टर सैफुद्दीन किचलू और सत्यपाल की रिहाई की मांग के लिए लोग शांतिपूर्ण सभा कर रहे थे। जनरल डायर ने बिना किसी चेतावनी के भीड़ पर गोलियां चलाने का आदेश दे दिया, जिसमें सैकड़ों निर्दोष लोग मारे गए थे। इससे भारतीयों को गहरा सदमा और चोट पहुंचा था। तो सही विकल्प आपका सी है। आगे हम बढ़ें तो अगला प्रश्न दिया गया है कि जहां पर क्रोधित भीड़ ने पुलिस स्टेशन पर आक्रमण किया और जला दिया गया, जिससे 22 पुलिस वालों की मौत हो गई थी, कहाँ की ये घटना है? तो देखिए, सही आपसे विकल्प पूछा गया है। तो सही कहाँ पर क्रोधित भीड़ ने, हाँ, पुनः प्रश्न को देखते हैं। देखिए, 131 नंबर प्रश्न है कि कहाँ पर क्रोधित भीड़ ने पुलिस स्टेशन पर आक्रमण किया और जला दिया गया, जिससे 22 पुलिस वालों की मौत हो गई थी? इलाहाबाद, फिरोजाबाद, लखनऊ। उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो सही विकल्प है उपयुक्त में से कोई नहीं। देखिए, यह घटना जो है वो चौरी चौरा उत्तर प्रदेश के गोरखपुर जिले में स्थित में हुई थी। 4 फरवरी 1922 असहयोग आंदोलन के दौरान ब्रिटिश अधिकारियों के विरोध प्रदर्शन के दौरान भीड़ और पुलिस के बीच हिंसक झड़प हुई। जब पुलिस ने प्रदर्शनकारियों पर गोलीबारी की तो उत्तेजित भीड़ ने चौरी चौरा पुलिस स्टेशन को आग के हवाले कर दिया। परिणाम यह हुआ कि इस आगजनी में 22 पुलिसकर्मी मारे गए। हिंसा की इस घटना को व्यथित होकर महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन को तुरंत वापस ले लिया था। इसलिए दिए गए विकल्पों में से कोई भी चौरी चौरा से संबंध नहीं रखता, इसलिए सही विकल्प आपका होगा उपयुक्त में से कोई नहीं। अगला प्रश्न है कि महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु कौन थे? तो महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु गोपाल कृष्ण गोखले थे। गांधी जी गोखले के सामाजिक सुधारों और राष्ट्रीय सेवा के तरीकों से गहरे प्रभावित थे। उन्होंने दक्षिण अफ्रीका से लौटने के बाद गोखले की सलाह पर ही भारत की राजनीतिक स्थिति को समझने के लिए देश का भ्रमण किया था।
अगला प्रश्न है कि असहयोग आंदोलन को वापस लेने को अनेकों के द्वारा कटु विरोध किया गया था। किसके द्वारा? तो सही विकल्प होगा कांग्रेस नेताओं। चौरी चौरा की घटना 1922 के बाद महात्मा गांधी द्वारा असहयोग आंदोलन को अचानक वापस लेने के निर्णय का कई प्रमुख कांग्रेस नेताओं ने कड़ा विरोध किया था, इसलिए सही विकल्प आपका बी होगा। अगला प्रश्न है कि तिलक स्वराज निधि के लिए कितने रुपए एकत्रित किए गए थे? तो देखिए, बाल गंगाधर तिलक की मृत्यु के बाद 1921 में असहयोग आंदोलन के वित्त पोषण के लिए तिलक स्वराज्य निधि की शुरुआत की गई थी, जिसका लक्ष्य रखा गया था 1 करोड़ रुपए, और एकत्रित राशि जो थी इस कोष के लिए निर्धारित लक्ष्य से अधिक यानी 1 करोड़ 15 लाख रुपए एकत्रित किए गए थे। तो चूंकि दिए गए विकल्पों में से कोई भी विकल्प इससे संबंधित नहीं है, इसलिए सही विकल्प आपका होगा उपयुक्त में से कोई नहीं। अगला प्रश्न है कि 1923 में स्वराज्य दल का अध्यक्ष कौन था? तो स्वराज्य दल, जिसे स्वराज पार्टी कहा जाता है, की स्थापना 1 जनवरी 1923 में हुई थी। इसकी स्थापना के समय CR दास यानी चित्तरंजन दास को पार्टी का अध्यक्ष बनाया गया था, जबकि मोतीलाल नेहरू इसके महासचिव थे, चुने गए थे। इस दल का गठन असहयोग आंदोलन की समाप्ति के बाद विधान परिषदों में प्रवेश कर सरकार के कार्यों में बाधा डालने के उद्देश्य से किया गया था, इसलिए सही विकल्प आपका होगा CR दास यानी चित्तरंजन दास। भारतीय नेताओं की कौन सी पार्टी संवैधानिक पार्टी बनी? भारतीय उदारवादी संघ, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, स्वराज्य दल, उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। भारतीय नेताओं की कौन सी पार्टी संवैधानिक पार्टी बनी? तो सही विकल्प आपका होगा स्वराज्य दल। स्वराज्य दल की स्थापना 1923 में मोतीलाल नेहरू और चित्तरंजन दास द्वारा की गई थी। इस पार्टी को संवैधानिक पार्टी के रूप में जाना गया क्योंकि इसका मुख्य उद्देश्य परिषदों में प्रवेश करके संवैधानिक सुधारों और स्वशासन की वकालत करना था। साइमन कमीशन भारत में आया, कब आया था? तो सही विकल्प आपका होगा 1928 में। किस घटना को राष्ट्रीय स्वतंत्रता का मुस्लिम युद्ध माना जाता है? सही विकल्प होगा वहाबी आंदोलन। वहाबी आंदोलन को राष्ट्रीय स्वतंत्रता का मुस्लिम युद्ध माना जाता है क्योंकि यह 19वीं शताब्दी के दौरान भारत में ब्रिटिश शासन के विरुद्ध पहला सुव्यवस्थित और सबसे गंभीर मुस्लिम विद्रोह था। रायबरेली के सैयद अहमद बरेलवी के नेतृत्व में इस आंदोलन का मुख्य उद्देश्य शुरू में इस्लाम में सुधार करना था, लेकिन जल्द ही यह ब्रिटिश औपनिवेशिक शासन के खिलाफ एक सशस्त्र प्रतिरोध में बदल गया। वहाबियों ने दशकों तक अंग्रेजों को कड़ी चुनौती दी और देश के विभिन्न हिस्सों में अपना प्रभाव फैलाया, जिसके कारण इतिहासकार इसे भारत की स्वतंत्रता के लिए मुसलमानों का एक प्रारंभिक युद्ध मानते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है कि इसके अतिरिक्त गांधी जी ने कांग्रेस को एक व्यापक कार्यक्रम प्रदान किया। वर्गहीन भारतीय समाज, रचनात्मक कार्य, स्वच्छता, उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। गांधी जी ने कांग्रेस को रचनात्मक कार्य का एक व्यापक कार्यक्रम प्रदान किया। इस कार्यक्रम में खादी को बढ़ावा देना, ग्राम्य उद्योग, अस्पृश्यता का उन्मूलन, स्वच्छता, नशाबंदी और सांप्रदायिक सौहार्द जैसे सामाजिक आर्थिक सुधार शामिल थे। यह कार्यक्रम भारतीय समाज को आत्मनिर्भर बनाने और स्वतंत्रता संग्राम को मजबूत करने के लिए था, इसलिए सही विकल्प आपका बी होगा। नेक्स्ट प्रश्न है कि लाहौर में पूर्ण स्वतंत्रता का प्रस्ताव पास किया गया था, कब? तो देखिए, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने 19 दिसंबर 1929 को लाहौर अधिवेशन में ऐतिहासिक पूर्ण स्वराज प्रस्ताव पारित किया। तो सही विकल्प आपका होगा
1929। नेक्स्ट प्रश्न है कि अपने प्रसिद्ध दांडी मार्च के साथ गांधी जी ने कब सविनय अवज्ञा आंदोलन प्रारंभ किया? गांधी जी ने 12 मार्च 1930 को साबरमती आश्रम से प्रसिद्ध दांडी मार्च की शुरुआत की और 6 अप्रैल 1930 को दांडी पहुंचकर नमक कानून तोड़ा, जिससे सविनय अवज्ञा आंदोलन का विधिवत प्रारंभ हुआ। इस ऐतिहासिक यात्रा ने ब्रिटिश औपनिवेशिक शासन के खिलाफ देशव्यापी जन आंदोलन का मार्ग प्रशस्त किया। अगला प्रश्न है कि लंदन में किस गोलमेज सम्मेलन में गांधी जी के द्वारा भाग लिया गया था? प्रथम गोलमेज सम्मेलन, द्वितीय गोलमेज सम्मेलन, तृतीय गोलमेज सम्मेलन, उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। महात्मा गांधी ने केवल द्वितीय गोलमेज सम्मेलन जो 1931 में हुआ में भाग लिया था। यह सम्मेलन 7 सितंबर 1931 से 1 दिसंबर 1931 तक लंदन में आयोजित किया गया था। गांधी जी ने इसमें भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के एकमात्र आधिकारिक प्रतिनिधि के रूप में हिस्सा लिया था। उनकी भागीदारी गांधी इरविन समझौते का परिणाम थी, जिसके बाद कांग्रेस ने सविनय अवज्ञा आंदोलन को निलंबित कर सम्मेलन में शामिल होने पर सहमति जताई थी। इसलिए सही विकल्प आपका होगा द्वितीय गोलमेज सम्मेलन। नेक्स्ट प्रश्न है आपका कि 1930-31 के सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान कितनी संख्या में लोग जेल गए थे? तो देखिए सही विकल्प आपका होगा 90,000। किसने निर्भीकता से कहा कि एक राजनीतिक नेता के रूप में मी गांधी असफल रहे? तो सही विकल्प आपका होगा सुभाष चंद्र बोस। नेक्स्ट प्रश्न है कि किन 2 प्रांतों में मुस्लिम लीग बहुमत प्राप्त करने में असफल रही जबकि वे मुस्लिम बाहुल्य प्रांत थे? सही उत्तर आपका है बंगाल और पंजाब। 1937 के प्रांतीय चुनाव में मुस्लिम बहुल प्रांत होने के बावजूद मुस्लिम लीग बंगाल और पंजाब में बहुमत प्राप्त करने में असफल रही। करो या मरो का नारा किसके द्वारा दिया गया है? तो देखिए बहुत ही लड्डू सा प्रश्न है। करो या मरो का प्रसिद्ध नारा जो है महात्मा गांधी द्वारा दिया गया था। उन्होंने यह नारा 8 अगस्त 1942 को बॉम्बे में अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के सत्र के दौरान भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत के समय दिया था, जिसमें भारतीयों को स्वतंत्रता के लिए अंतिम संघर्ष करने का आह्वान किया गया था। नेक्स्ट प्रश्न है आपका कि मार्च 1946 में कौन सा कमीशन भारत आया? मार्च 1946 में भारत आने वाला कमीशन कैबिनेट मिशन था। यह मिशन 24 मार्च 1946 को भारत आया। इसमें ब्रिटिश मंत्रिमंडल के 3 सदस्य शामिल थे, लॉर्ड पैथिक लॉरेंस, सर स्टैफोर्ड क्रिप्स और एवी अलेक्जेंडर। इनका उद्देश्य भारतीय नेताओं से बातचीत कर संवैधानिक मामलों का हल निकालना और सत्ता का हस्तांतरण करना था। इसलिए सही विकल्प आपका बी है। पाकिस्तान प्राप्ति के लिए किसने प्रत्यक्ष कार्य दिवस का आह्वान किया था? गांधी जी, M.A. जिन्ना, अली बंधु, उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। पाकिस्तान प्राप्ति के लिए किसने प्रत्यक्ष कार्य दिवस का आह्वान किया था? सही विकल्प आपका होगा M.A. जिन्ना। मुस्लिम लीग के नेता मोहम्मद अली जिन्ना ने अलग पाकिस्तान की मांग को मनवाने के लिए 16 अगस्त 1946 को प्रत्यक्ष कार्य दिवस का आह्वान किया था। नेक्स्ट प्रश्न है कि विभाजन के सिद्धांत की ब्रिटिश सरकार की सहमति की घोषणा किसने की थी? सही विकल्प आपका होगा माउंटबेटन। भारत के तत्कालीन वायसराय लॉर्ड माउंटबेटन ने 3 जून 1947 को अपनी योजना माउंटबेटन योजना पेश की, जिसमें ब्रिटिश सरकार द्वारा भारत के विभाजन और 2 स्वतंत्र डोमिनियन यानी भारत और पाकिस्तान बनाने की सहमति की आधिकारिक घोषणा की गई थी।
नेक्स्ट और अंतिम प्रश्न है कि ब्रिटिश सरकार ने अपनी संसद में भारत स्वतंत्रता अधिनियम पास किया था कब? तो सही उत्तर होगा 18 जुलाई 1947 को। यहीं पर आपके प्रश्न पत्र का जो पूरा विवरण है, एनालिसिस है, वो समाप्त होता है। उम्मीद है कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि हम सभी मिलकर इस छोटे से यूट्यूब फैमिली को एक बड़ी यूट्यूब फैमिली बना सकें। साथ ही वीडियो को लाइक करें ताकि आपके द्वारा जो सहयोग मिले उससे चैनल का ग्रोथ बढ़ सके। ऐसी ही तैयारी के लिए फिर से हम जुड़ेंगे। एक बार धन्यवाद। घर रहिए, सुरक्षित रहिए।